दो दोस्तों ने इकट्ठे जॉब स्टार्ट की। पहला वहीं का वहीं रहा, जबकि दूसरे ने अच्छी गाड़ी भी ले ली, अच्छा मकान भी बना लिया और बच्चे भी अच्छे स्कूल में दाखिल करवा लिए। और इसके साथ साथ उसका लाइफस्टाइल भी अपने सारे दोस्तों से कहीं ज़्यादा बेहतर हो गया था। क्या उसने कोई मकान प्रॉपर्टी सेल की थी या उसने कर्जा लिया था? अगर उसने ये काम नहीं किए तो क्या सीक्रेट था जिसकी वजह से कुछ ही सालों में उसने अपने दोस्तों से ज़्यादा तरक्की की और अपना लाइफस्टाइल बेहतर बना लिया? अगर आप भी जॉब कर रहे हैं या फिर आप मजदूरी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास भी गाड़ी हो, अच्छा मकान हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो, तो आपको किस तरह से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहिए, कौन सी बातों पे अमल करना चाहिए, ये सब कुछ आज आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगा। तो दोस्तों रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके अपने चैनल असासा ज़ोन पे खुशामदीद और शहबाज अहमद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों ये कहानी है दो दोस्तों की जिन्होंने इकट्ठे एजुकेशन मुकम्मल की और एक जगह पे इकट्ठे जॉब स्टार्ट कर दी। दोनों की तनख्वाह बिल्कुल बराबर थी और वक्त गुजरता गया 15 साल बाद पहला दोस्त वहीं का वहीं था। जब भी बिजली का बिल आता वो परेशान होता था, जब चीज़ों की कीमतें ज़्यादा होती तो उसके घर में लड़ाई झगड़ा होता था, जब स्कूल के बच्चों की फीस देने का टाइम आता तो मियाँ बीवी के दरमियान एक बड़ी सख्त किस्म की जंग होती थी। मुख्तसर ये कि घर में जब भी कोई खर्चा करने का वक्त आता तो खामद अपनी मजदूरी का, अपनी जॉब का रोना रोता और बीवी उसको हड हराम होने के ताने देती थी। जबकि दूसरी तरफ जो दूसरा दोस्त था, ना उसने कभी महंगाई का रोना रोया, ना उसको कभी बच्चों की फीस से परेशानी थी, ना उसने कभी ये कहा कि फलां की शादी आ गई क्यों आ गई, ये खर्चा आ गया क्यों आ गया। वो हर वक्त मुस्कुराता रहता, दोस्तों के साथ गप्पे मारता और हर जगह पे दिल खोल के खर्च करता। आखिर एक दिन दोस्तों ने पूछ ही लिया, क्या वजह है, तुम हमारे साथ जॉब करते हो लेकिन हमसे कहीं बेहतर तुम जिंदगी गुजार रहे हो। तुमने आज तक ये नहीं कहा कि स्कूल वालों ने फीसें ज़्यादा कर दी हैं, तुमने आज तक नहीं कहा कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा क्यों कर दी है, तुमने आज तक नहीं कहा कि महंगाई इतनी ज़्यादा क्यों हो चुकी है, क्या वजह है, यहाँ से जाने के बाद क्या काम करते हो, हमें भी बताओ। तो मुस्कुरा के कहने लगा, चलो आज तुमने पूछ ही लिया है तो बता देता हूँ, मैं भी कुछ साल तुम्हारी तरह ज़िंदगी गुजार रहा था। मेरी परेशानियाँ और तुम्हारी परेशानियाँ बिल्कुल एक जैसी थी। फिर मुझे एक मेरा दोस्त मिला, उसने कहा क्या वजह है, ना तुम मिलने आते हो और ना ही तुमने कभी फ़ोन किया है। मैंने कहा यार कैसे मिलने आऊँ, पेट्रोल महंगा हो गया है, किसी जगह पे जाएं तो बच्चे साथ चलने का कहते हैं, बच्चे साथ जाएं तो खर्चा ज़्यादा होता है। 30-35 हज़ार मेरी तनख्वाह है, मैं घर के खर्चे चलाऊँ या दोस्तों के साथ आउटिंग करूँ। तो मुस्कुरा के कहने लगा, अच्छा इसका मतलब है परेशान हो, अगर मेरी बात पे अमल करोगे तो तुम्हारी ये परेशानी ज़िंदगी भर ख़त्म हो जाएगी। उसने कहा क्यों नहीं, मैं तुम्हारी बात पे अमल करूँगा लेकिन मुझे करना क्या होगा। उसने कहा तुम्हें सिर्फ 200 रुपया रोज़ाना बचाना होगा। मैंने कहा डन हो गया, बचा लूँगा। उसके बाद उसने कहा जब बचा लोगे ना तब मेरे पास आना। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने जनाब रोज़ाना का 200 रुपया एक साइड पे रखना शुरू कर दिया। रोज़ाना 200 रुपया एक साइड पे रखता जाता और महीने बाद जब मेरे पास 6,000 रुपये हो गए तो मैं अपने दोस्त के पास गया। मैंने कहा भाई मैं कामयाब हो चुका हूँ, ये देखो 6,000 रुपया, रोज़ाना मैंने 200 रुपया बचाया है, अब मुझे बताओ कि मेरी परेशानी कैसे ख़त्म होगी। उसने कहा ख़त्म नहीं होगी बल्कि हो चुकी है, ये 6,000 रुपया किसी जगह पे इन्वेस्ट कर दो। और मैंने गुस्से से पूछा 6,000 की कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है। उसने कहा सुनो तो, ये 6,000 रुपया किसी जगह पे कमेटी में डाल दो, बस आराम से हर महीने कमेटी देते रहना और कोशिश करो कि वो कमेटी तुम्हें जल्दी मिल जाए। अगर तुम्हारी कमेटी 20 महीने में ख़त्म होती है
तो तुम्हें तुम्हारी कमेटी 10 महीने से पहले मिलनी चाहिए। अगर तुम्हारी कमेटी 30 महीने में ख़त्म होती है तो तुम्हारी कमेटी 15 महीने पहले तुम्हारी जेब में होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों वो कहता है कि मैंने जिस बंदे के पास कमेटी डाली उसके पास पहले से 29 आदमी थे और 30वां मैं था। इस तरह अगर 30 बंदों की टोटल कमेटी को इकट्ठा किया जाए तो ये तकरीबन बनती है 1,80,000 रुपये। और इस तरह से जनाब मैंने 6,000 रुपया हर महीने देना शुरू कर दिया और रिक्वेस्ट मैंने साथ कर दी थी कि मुझे 5वीं या 6ठी कमेटी दे देना। शरीफ आदमी था, उसने मुझे 6 महीने बाद 1,80,000 रुपया ला के मेरे हाथ पे रख दिया। मैंने उसमें से 1 रुपया खर्च नहीं किया। मैं वो 1,80,000 रुपया लेके अपने दोस्त के पास गया और मैंने वही लफ्ज़ कहे कि अब बताओ मेरी परेशानियां कब ख़त्म होंगी। उसने कहा कि तुम्हारी परेशानियां ख़त्म होने का आगाज़ हो चुका है। वो 1,80,000 रुपया लेके हम शहर में गए और वहाँ पे जाके हमने एक सेकंड हैंड रक्षा ले लिया। वो रक्षा लेके हम अड्डे पे गए और वहाँ से एक जानने वाले से पूछा, यार कोई ऐसा ड्राइवर बताओ जो ईमानदार भी हो और शरीफ भी हो। उसने कहा, एक आदमी को जानता हूँ कि जिसकी गाड़ी हालात की वजह से ख़राब हो चुकी है, वो काम नहीं कर रहा लेकिन अच्छा आदमी है, ईमानदार है। अगर तुम उसके साथ मिल के काम करोगे तो तुम्हें यकीनन फ़ायदा होगा। हम उससे मिले, वो वाकई शरीफ आदमी था। हमारी उसके साथ डील हो गई कि वो रोज़ाना का हमें 500 रुपया दिया करेगा। पेट्रोल का खर्चा उसका होगा, मेंटेनेंस का खर्चा उसका होगा, हमें 500 रुपया रोज़ाना दिया करेगा। इस तरह से वो बताने लगा कि मुझे 15,000 रुपया उस रक्शे में से इनकम होने लग गई और इधर से जनाब मैं वो 6,000 रुपया कमेटी देने लग गया। वो कहने लगा, दोस्तों इस तरह से जो मुझे 15,000 रुपया रक्शे से आता था उसकी मैंने एक और कमेटी डाली और उस कमेटी में भी टोटल 30 मेंबरान थे। इस तरह 30 मेंबरान की कमेटी बन गई 4,50,000 रुपये। और मैंने उसके ऊपर भी पुराना फार्मूला आजमाया, उससे भी रिक्वेस्ट की कि भैया मुझे ज़रा जल्दी देना। चूँकि पहले से मेरी एक साख बनी हुई थी, लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते थे कि ये पैसे लेकर परेशान नहीं करता, वक्त पे जो कमिटमेंट होती है पूरा करता है। तो इस तरह से मुझे वो कमेटी भी तकरीबन 9वीं या 10वीं मिल गई थी। मैं फिर वो 4.5 लाख रुपया लेके अपने दोस्त के पास गया और उससे कहा कि ये लो, ये मुझे अब 4.5 लाख रुपया मिला है, बताओ मेरी परेशानियां कैसे ख़त्म होंगी। इस 4.5 लाख रुपए का तुमने कोई ऐसा प्लॉट देखना है जिसका बेचने वाला ज़रूरतमंद हो। तो इस तरह से दोस्तों वो कहता है कि मैंने जॉब से जाने के बाद मैं लोगों से मिलता रहता। कभी मैं चाय वाले के पास बैठता, कभी मैं किसी कपड़े वाले के पास बैठता और मैं कभी किसी मैकेनिक के पास बैठता। इस तरह मुझे लोगों को आइडिया होने लगा और मुझे उन्हीं दिनों एक ऐसे आदमी का पता चला कि जिसको शदीद ज़रूरत थी पैसों की और उसने तकरीबन 3 मरले का प्लॉट मुझे कैश में सेल कर दिया। मैंने अपने दोस्त को बताया, उसने भी जाकर जगह देखी, हम दोनों ने मिलकर डील की और इस तरह से वो 4.5 लाख का प्लॉट मेरा हो गया। और वो कहता है कि वहीं से मेरी ज़िंदगी बदलने का आगाज़ हो चुका था। और दोस्तों जब मैंने वो प्लॉट लिया तो ठीक 2 साल बाद जहाँ पे मैंने प्लॉट लिया था उसके साथ वाले ने कहा कि मुझे अपने घर को थोड़ा सा एक्सपेंड करना है तो मुझे ये प्लॉट चाहिए। मैंने कहा ले लो, चूँकि पहले से ही मैंने सस्ता लिया था। मैंने ये बात भी अपने दोस्त को बताई, उसने कहा बिल्कुल ठीक है, सेल कर दो। मैंने उसको तकरीबन 7.5 लाख का सेल किया और फिर वो 7.5 लाख रुपया लेके अपने दोस्त के पास गया और वो हम 7.5 लाख रुपया लेके अब गांव की बजाय हमने शहर का रुख कर लिया। और इस तरह से हमने उस 7.5 लाख की एक छोटी सी शॉप ली जो कि शहर में थोड़े से फासले पर थी, लेकिन वहाँ पे लोगों का आना जाना काफ़ी था। कहता है दोस्तों वक्त गुजरता गया, आबादी बढ़ती गई और इस तरह से जब वहाँ पे रोड बने तो मेरी वो शॉप भी कमर्शियल बन चुकी थी। ठीक 3 साल बाद वो मेरा प्लॉट, वो मेरी शॉप तकरीबन 20 लाख की सेल हो चुकी थी। और उसके बाद दोस्तों मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। उस 20 लाख के मैं इसी तरह से देखता, कभी छोटा प्लॉट ले लिया, कभी थोड़ा सा बड़ा प्लॉट ले लिया। जब मेरे पास खरीदार आता मैं देखता कि ये मुझे कितने पैसे दे रहा है
और जितने वो पैसे मुझे देता मैं उन्हीं पैसों को लेने से पहले सर्च करता, तलाश करता क्या इसी कीमत में मुझे इससे कोई अच्छा प्लॉट मिल सकता है। जैसे ही मुझे अच्छा प्लॉट मिलता मैं उसको फौरन से बेच देता और यही करते करते आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। और इस तरह से दोस्तों आज की डेट तक मेरे पास अपनी भी 1-2 शॉप्स हैं कि जिनसे मुझे हर महीने रेंट आता है। इस तरह से मुझे रेंट आने की वजह से मेरी सैलरी मिला के अब मुझे महंगाई की कोई परेशानी नहीं होती। मैंने कभी भी बॉस से नहीं कहा कि मेरी सैलरी बढ़ाओ और मैंने कभी भी अपनी महंगाई का रोना नहीं रोया। क्यों? क्योंकि मैं अपने पैसिव इनकम जनरेट कर चुका हूं, क्योंकि मेरे पास ऐसे सोर्स आ चुके हैं जो कि हर महीने मुझे पैसे भी देते हैं और इसके साथ साथ उनकी कीमत भी बढ़ती जाती है। और इस तरह से दोस्तों आज की इस स्टोरी में हमने ये सीखा कि हमने सेविंग कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है और अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़ाने हैं। दोस्तों याद रखें, कभी भी सेविंग को मामूली मत जानिए। सेविंग चाहे 1 लाख रुपए की हो या 100 रुपए की हो, आराम से अपने फॉर्मूले पे अमल करते हुए सेविंग करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। एक दिन जो सेविंग का आपने छोटा सा पौधा लगाया है, कुछ साल बाद वो बहुत बड़ा दरख्त बन जाएगा, जैसे कि आज की स्टोरी में आपने सीखा। दोस्तों याद रखिएगा, पाकिस्तान में कभी भी महंगाई कम नहीं हुई, हमेशा ज्यादा ही हुई है। आप 10-20 साल पुराना अखबार उठा के देख लीजिए, वहीं पे भी सेम तरह की न्यूज़ होंगी। महंगाई ज़्यादा हो चुकी है, आवाम परेशान हो चुकी है, महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, सेम खबरें होंगी, सब कुछ एक जैसा होगा। कुछ लोग होते हैं महंगाई होने के बावजूद परेशान नहीं होते और कुछ लोग हमेशा परेशान रहते हैं। कुछ लोग महंगाई का इलाज करते हैं और कुछ लोगों का इलाज महंगाई करती है। अब फैसला आपने करना है कि आपने सोच कर, प्लान करके, सेविंग के बाद इन्वेस्टमेंट करके और अपने लिए पैसिव इनकम के आइडिया जनरेट करके अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, या फिर आम लोगों की तरह हुकूमत को गालियां देनी है, लीडर्स को गालियां देनी है, या फिर अपने आप को ही बुरा भला कहते रहना है। ये फैसला आपका है। और दोस्तों अगर आप भी इसी तरह की कैरियर की, जॉब्स की, बिजनेस की, सेविंग की, इन्वेस्टमेंट की, इंश्योरेंस की वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कमाल की लर्निंग के साथ, कमाल के आइडिया के साथ और आपकी भरपूर सपोर्ट के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की